यहाँ पे आ जाते हैं अपन। तो अपना जो पहला है वो है, देखो मैंने सारी जो पीपीटी है वो हिंदी में बनाई है, क्योंकि फिर उसके बाद में क्या है, हिंदी से इंग्लिश, मतलब अपने पास जो नोट्स होंगे वो इंग्लिश के अंदर हो जाएंगे और जो पीपीटियाँ हैं वो हिंदी के अंदर हो जाएगी, ताकि क्या कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि डबल डबल अगर हो जाएगा ना, तो हिंदी में पीपीटी भी रख लेंगे और हिंदी इंग्लिश के अंदर पीपीटी भी इंग्लिश में, नोट्स भी इंग्लिश में, तो फिर अपन को क्या कुछ समझना होगा तो फिर अपन बहुत दिक्कत आएगी अपन को। ठीक है, तो मैंने पीपीटी हिंदी में कर दी ताकि अपन को याद करने में, पढ़ने में आसानी रहे। और जो अपने पास जो नोट्स है वो इंग्लिश में रख दिए, और जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो इंग्लिश में रख दिए, ताकि अपन को सारी आसानी रहे। ये अपनी जो पीपीटी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो हेरिटेज के अंदर सबसे पहला जो है, एक मिनट डाउनलोड हो जाए, तो यहाँ से अपना कला विरासत चालू होगा। पहला जो मॉड्यूल है अपने पास, उसके अंदर 1 से लेकर 18 पेज तक इस मॉड्यूल के अंदर देखेंगे अपन। तो वास्तुकला, परिभाषाएं, सिद्धांत, भारतीय स्थापत्य परंपरा, एक विस्तृत और शैक्षणिक प्रस्तुति यहाँ पे अपन देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन को ये पता करना है कि जो वास्तुकला होती है वो होती क्या है। तो इसके अंदर दो जो आदमी है उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दे रखी है। पहली जो परिभाषा है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी से है। इमारतों को बनाने की शैली के साथ ही ये इमारतों को डिजाइन करने और बनाने की कला एवं विज्ञान है। ये यहाँ पे हमारी परिभाषा हो गई। और ब्रिटेन की इंसाइक्लोपीडिया ने जो परिभाषा दे रखी है, डिजाइन करने और निर्माण करने की कला तथा तकनीकी वास्तुकला है हमारे पास। ये दो परिभाषा दे रखी है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आदमी है वो है विट्रुवियंस के 6 प्रमुख नियम दिए हुए हैं कि भाई किस तरीके से स्थापत्य को हम स्थापत्य मानेंगे। उसके अंदर पूरे उसने 6 चीज़ों को 6 नंबर दे रखे हैं। पहला है ऑर्डर, इमारत के अलग अलग हिस्सों और घटकों का सही माप और संतुलन निश्चित करना। पहली बात तो अपन को इमारत बना रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको सबको पहले ऑर्डर में करना है कि भाई ये चीज़ यहाँ आएगी, ये चीज़ यहाँ आएगी, और उनका मेजरमेंट एकदम सटीक तरीके से। फिर अरेंजमेंट की हमने जो चीज़ें बना ली वो आकर्षक है, चीज़ों को उनके सही स्थान पर रखना। अरेंजमेंट का मतलब सही चीज़ है कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे पास इमारत के विभिन्न हिस्सों को समायोजित, यानी एथ्यूरियम क्या होता है कि सबको सुंदर भी दिखना चाहिए, लगने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि भाई सुंदर भी है वो। अगला है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री क्या, जैसे ताजमहल है बिल्कुल सिमेट्री है, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि कोई चीज़ बनाई गई है तो बिल्कुल एकदम एंड से लेकर लास्ट तक में वो एक जैसी दिख रही है, उसमें सिमेट्री दिखनी चाहिए। फिर है हमारे पास प्रॉपर्टी, स्थान, परंपरा, उद्देश्य के अनुसार निर्माण शैली की पूर्णतः उपयोगिता। मतलब जैसे अगर मैं मंदिर बना रहा हूँ तो उसकी उपयोगिता। कौन सा दिख रहा है? अरे वो नंबर गलत हो गया, बाकी चौथा पांचवा ये चौथा पांचवा छठा ये नंबर गलत हो गए, वो सही हो जाएंगे, सही कर दूंगा मैं। अच्छा, फिर उसके बाद में इकोनॉमी है, निर्माण सामग्री स्थल उचित एवं कुशल प्रबंधन, संसाधनों व न्यूनतम व्यय होना चाहिए। आप वह मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इमारत अपन ने डिजाइन कर ली, बना रहे हैं और उसके अंदर जितनी लागत लगनी चाहिए उससे 3 गुना 5 गुना लागत लग रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसका प्रबंधन होना चाहिए कि इकोनॉमी पे भी ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये 6 नियम उसने सुझाए हैं। नियम आज भी वास्तुकला शिक्षा का अनिवार्य अंग है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई, अगर आपसे पूछे विट्रुवियंस के 6 प्रमुख नियम, तो अब उसके अंदर क्या है, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाएगा कि विट्रुवियन के 6 नियम दे देगा अपन को, नहीं। उसके अंदर अपन को क्या बनेगा, ऑर्डर, अरेंजमेंट, और एक जो है अपन को ऐसी अलग चीज दे देगा जो मेल नहीं खाती होगी, या प्रॉपर्टी नहीं देगा, इकोनॉमी नहीं देगा, सिमेट्री नहीं देगा, अपन को कुछ ऐसी चीज दे देगा जो उसके अंदर नहीं होगी। तो ये 6 नियमों को एक बार अपन सरसरी निगाहों से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे कि भाई विट्रुवियंस के क्या क्या 6 नियम है, उनको देख लेंगे। फिर उसके बाद हैं, अच्छा देखो, ये जो ग्रीक फिलोसोफर है, एक रोमन वस्तुकार है विट्रुवियंस, ने वास्तुकला के 6 मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए थे जो आज भी स्थापत्य विचार पर आधारित माने जाते हैं। मतलब अगर आप कोई चीज बनाना चाहते हो तो कोई चीज बनाने का सबसे पहला 6 नियम है अपने पास। 6 चीजें अगर सही तरीके से अगर अपन यूज करेंगे तो एक परफेक्ट चीज बन के हाथ में आएगी अपने हाथ में। तो पहला क्या है कि अपन को ऑर्डर देखना है कि इमारत के अलग अलग हिस्से या घटक जो भी हैं वो संतुलित सुनिश्चित करना कि भाई इसके अंदर ये गेट होगा, एंट्रेंस गेट, ये अंदर का हॉल होगा, ये चीज होगी। मतलब पूरा पहले आपको डिजाइन करना है पेपर के अंदर कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी। दूसरी चीज है अरेंजमेंट। जैसे मान लो कि अपन को गेट लगाना, तो सबसे पहले गेट आएगा, उसके बाद में तोरण, जैसे तोरण द्वार आ गया, उसके बाद में कोई
अलग जो जो अपन बनाना चाह रहे हैं वो होगा। फिर उसके बाद में तीसरी चीज होगी, ऐसा नहीं है कि भाई गेट तो अपन ने बना दिया उसके बाद में जो पहले बाद में आनी चाहिए थी वो पहले आ गई। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। अभी मंदिर स्थापत्य कला के अंदर पढ़ेंगे, जैसे मंदिर के अंदर 3 शैलियाँ होती हैं। एक तो होती है नागर जो नॉर्थ भारत में होती है, एक होती है द्रविड़ीन जो साउथ साइड के अंदर होती है। जब नागर शैली के अंदर पढ़ते हैं तो तोरण द्वार होता है, उसके बाद गर्भगृह, उसके बाद में मंडप होता है, उसके बाद में गर्भगृह होता है। तो गर्भगृह में अंतर क्या होता है कि जो मूर्ति होती हैं जो भगवान की वो मुख्यतः गर्भगृह के अंदर होती है। लेकिन अगर अपन उस मूर्तियों को पहले अगर सिचुएटेड कर देंगे तो गर्भगृह का कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा अपना। तो अरेंजमेंट बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज किसके बाद आएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हमारे पास है सुंदरता यानी यूरोथिज्म। इसका क्या मतलब है कि इमारत के हिस्से को संयोजन करने के ऊपर वो सुंदर भी लगनी चाहिए। एक ऐसा लगे कि भाई अपन ने सारी चीजें फिट तो कर दी लेकिन वो बहुत भद्दी लग रही है कि यार इससे समझ में नहीं आ रहा क्या बना दिया, तो दिखने में भी सुंदर लगनी चाहिए कि अपन क्या बना रहे हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल ताजमहल है या हुमायूं टॉम है कि सारी चीजें जुड़ने के बाद में थोड़ी अच्छी भी लगनी चाहिए कि अननेसेसरी कोई चीज अपन ऐड नहीं करें कि भाई ये तो भद्दा लगेगा उसके बाद में। तो ये चीजें सब जोड़ने के बाद सुंदर लगनी चाहिए। चौथा नियम जो है हमारे पास सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर अपन कुछ भी बना रहे हैं तो उसका तालमेल दिखना चाहिए कि भाई अगर अपन ये बना रहे हैं तो इसके साथ में ये भी बनाए ताकि उसका तालमेल दिखे। अगर अपन सीढ़ियाँ बना रहे हैं तो सिमेट्रिक सीढ़ियाँ होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी ऊंची, कहीं तो एक सीढ़ी बहुत ऊंची हो गई एक छोटी हो गई तो उससे क्या है गिरने का डर रहेगा। या कोई गेट बना रहे हैं तो सारे गेट एक साइज के होने चाहिए, अगर छोटे हैं तो छोटे, बड़े हैं तो बड़े। तो उसके अंदर क्या सिमेट्री दिखनी चाहिए कि वो एक साथ लगे, थोड़ा बहुत तालमेल बैठे एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। फिर वो बोल रहा है जो प्रॉपर्टी है, जो स्थान है का उद्देश्य अनुसार, मतलब उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले अगर अपन कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। अपन एक मस्जिद बना रहे हैं तो मस्जिद का उद्देश्य फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा, लोग बाग बैठ पा रहे हैं नहीं बैठ पा रहे। मंदिर बना रहे हैं तो सब भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है और वो चीज़ उस उद्देश्य को फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए अपन स्कूल बना रहे हैं और स्कूल के अंदर अपन ने क्या करा, इस तरीके से बना दिया कि छोटे छोटे कमरे बना दिए, बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे, 5-5 बच्चे बैठते हैं फिर उसको अगली क्लास में, तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। तो मेन चीज़ है उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए। मकबरा बनाए तो मकबरा के हिसाब से बनेगा। दूसरी जो हमारे पास छठी चीज़ है वो है इकोनॉमिक, सस्टेनेबल इकोनॉमी की चीज़ होनी चाहिए। जैसे हमने ताजमहल बनाया तो उसके अंदर पूरी इकोनॉमी खराब हो गई थी पूरे देश की, कई जगह फेमाइन आ गए, कई जगह भुखमरी आ गई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई उस ड्यूरेशन के अंदर। तो इकोनॉमी भी सस्टेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम संसद भवन बना रहे हैं और पूरे देश की इकोनॉमी फूंक दी और उसके बाद में पता चल रहा है कि उसके अंदर लगाने के लिए अपने पास सोफे नहीं है क्योंकि पैसा पूरा खत्म हो गया। तो सस्टेनेबल भी होना चाहिए। तो ये विट्रूवियस के ये 6 नियम हैं जो आधुनिक वास्तुकला का अनिवार्य अंग है। हाँ क्या बोल रहे हैं बताइए। 6 नियम मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं ना, ये रहे अपने पास 6 नियम है। एक तो सिमेट्री, प्रॉपर्टी, इकोनॉमी और ये जो है हमारे पास ऑर्डर, अरेंजमेंट एंड एर्थ्योरिदम, ये 6 नियम है। ये मैं आपको पीपीटी दूंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीडीएफ आपको मिलेगी तो पीडीएफ के अंदर ही देख के अपन समझ सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है आगे चलें। अब अपने पास जो है अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इन 6 नियमों के बाद में अपने पास वास्तुकला की प्रकृति के बारे में अपन देखेंगे। तो वास्तुकला एक तो देखो मैं 2 शब्दों को अच्छी तरह समझाता हूँ। एक तो होता है टेंजेबल, एक होता है इनटेंजेबल, अमूर्त और मूर्त। इन दोनों को समझ लेंगे एक बार। इनटेंजेबल और टेंजेबल का मतलब ये होता है कि टेंजेबल वो चीज़ें होती हैं जिनको अपन छू के महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कोई वास्तुकला है, कोई हैंडीक्राफ्ट है, कुछ भी है, वो टेंजेबल है। इनटेंजिबल का मतलब हो गया जिसको हम छू के महसूस नहीं कर सकते, जैसे कोई फेस्टिवल है, दीपावली है, होली है, कोई फेस्टिवल है, उसको है तो वो भी कल्चर, दोनों कल्चर है, हमारे दोनों कल्चर का पार्ट ही है, लेकिन एक को हम छू के महसूस कर सकते हैं और एक को छू के महसूस नहीं कर सकते। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल ये अपन को थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो वास्तुकला एक अमूर्त कला है। अमूर्त का मतलब हो गया जिसको अपन महसूस कर सकते हैं। वास्तुकला सभी कला रूपों में सबसे महत्वपूर्ण एब्स्ट्रैक्ट है। वास्तुकला किसी देखी हुई प्राकृतिक वस्तु की नकल नहीं है। वास्तुकार जो होता है वो किसी देखी हुई चीज़ों की नकल नहीं करता, ना चट्टान, ना पेड़, ना जानवरों की। ये चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत ये बिल्कुल भिन्न होता है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होंगे, कोई चीज़ एक दूसरे से मेल नहीं खाती। वास्तुकला स्थान या स्पेस को व्यवस्थित करने की कला है। मतलब कि वास्तुकला क्या चीज़ है। अब जैसे मान लो कि कोई पहाड़ है, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, तो पहाड़ तो सब जगह हैं, लेकिन हमने क्या करा, उसको नक्काशी करके उसके अंदर कार्विंग करके और उसको कार्विंग करके एक पूरा गर्भगृह बना दिया। तो
उसको अपन भी आगे पढ़ेंगे अभी। तो विहार भी बोलते हैं उसको, केव भी बोलते हैं, लेकिन केव अलग चीज़ है और विहार अलग चीज़ है, वो अपन पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे समझना है, जैसे केव जब अपन ने डिजाइन करी तो एक तो चीज थी अपने पास, पहाड़ था, लेकिन उसको अपन ने क्या करा, इसको व्यवस्थित कर दिया एकदम, यानी कि जो है फंक्शनल हो गया वो एक तरीके से। उसके अंदर कोई चीज काम हो सकता है, रह सकते हैं, पूजा हो सकती है, तो एकदम स्थान को व्यवस्थित कर दिया अपन ने। अगर आपसे कोई पूछे कि वस्तु कला का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है, वस्तु कला का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए कि वस्तु कला का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? वस्तु कला का मुख्य उद्देश्य स्पेस या स्थान को व्यवस्थित करने की कला है। जैसे मान लो एक भाटा लिया अपन ने, भाटा लेके अब मैंने किसी की मूर्ति बना दी, तो वो क्या था, भाटा तो पहले भी था, लेकिन मैंने उसको क्या करा, व्यवस्थित कर दिया और उसको एक मूर्ति के रूप में दे दिया। तो यहाँ पे कोई भी स्थान, स्थान का मतलब यहाँ पे स्पेस का मतलब खाली जगह नहीं है, स्पेस का मतलब है कोई ऐसी चीज या वस्तु या कोई चीज जिसको अपन व्यवस्थित कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम स्पेस। अलग अलग मतलब होते हैं, जैसे अपन ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन स्पेस यहाँ पे किसी भी चीज़ को अपन कला का रूप दे रहे हैं, मतलब किसी को व्यवस्थित कर रहे हैं, तो वो कला हो जाएगी हमारे पास। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? दो चीज़ें सबके समझ में आ गई, मूर्त और अमूर्त। वस्तु कला भी इसी के अंदर आ जाएगी, इंटेंजेबल टेंजेबल। एक दो तरह की कला होती है, हमारे का ध्यान में रखना है, मूर्त कलाएं और अमूर्त कलाएं। मूर्त कलाएं हाँ, टेंजेबल इंटेंजेबल, ये हमेशा दिमाग में रखना है कि कौन सी टेंजेबल है कौन सी इंटेंजेबल है। कई बार क्या होता है कि कई चीज़ों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे तरीके से, हाँ इंटेंजेबल है म्यूजिक, हाँ सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। मतलब अगर अमूर्त कला है तो उसको छू सकते हैं, अगर मूर्त कला है तो उसको छू नहीं सकते अपन। ये अमूर्त कला है, हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट है। आगे चलें। देखो सबसे मेन चीज है शब्दों का सही तरीके से समझ में आना। जब आपके शब्द सही तरीके से समझ में आएंगे तो इंटरप्रिटेशन सही होगी, इंटरप्रिटेशन सही होगी तो सवाल अपने आप ही सही हो जाएगा। सवाल को बस पढ़ के ही आंसर लाना होता है, बस और कुछ भी नहीं करना उसके अंदर। तो जितने टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी उतना समझ में ज़्यादा आएगा। अगला है हमारे पास विभिन्न ऐतिहासिक वस्तुकलाएं। अब वस्तुकलाएं कौन कौन सी हैं? ग्रीक वस्तुकला है, परिष्कृत, पूर्णतः, रिफाइन, परफेक्शन के साथ, अनुपात और सौंदर्य का प्रकाष्ठ। मतलब क्या होता है कि जब ग्रीक वस्तुकला आप देखेंगे ना, तो उनके अंदर जो मूर्तियों के अंदर डिटेलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अपने जो होगी भारतीय वास्तुकला, उसमें आध्यात्मिक उत्कृष्टता होगी, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट होगा, लेकिन डिटेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जबकि जो ग्रीक वस्तुकला है उसके ऊपर डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। रोमन जो वस्तुकला होती है वो वैज्ञानिक निर्माण होती है, यानी साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन करते हैं वो, मेहराब, गुम्मद, तकनीकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई जो फोर्स है, जो लोड है वो सारे पिलर पे बराबर हो या सारी चीज़ें हो, तो वो उनके ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर। फ्रेंच गोथिक जो होता है, गोथिक एक टर्म है अपने यहाँ पे, आप कभी मुंबई जाएंगे तो इंडो गोथिक एक अपने यहाँ पे भी चलती है, इंडो गोथिक। उसके अंदर क्या होता है, जितने भी जो चर्च बने हुए होते हैं ये क्या होते हैं, इंडो गोथिक शैली में बने हुए हैं। गोथिक का मतलब जो फ्रेंच शैली होगी उसको अगर अपन इंडियन स्टाइल के अंदर बनाएंगे तो उसको बोलेंगे इंडो गोथिक शैली। तो ये क्या है, भावुक ऊर्जा के लिए, यानी पैसिव एनर्जी के लिए होती है। ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, आध्यात्मिक उत्थान, जैसे आपको ज़्यादातर जो चर्च मिलेंगे इसके अंदर, मुंबई के अंदर, गोवा के अंदर, ये इंडो गोथिक स्टाइल के अंदर बने हुए हैं। इसको अपन और अच्छी तरह समझेंगे। इतालवी पुनर्जागरण क्या हो गया, पुनर्जागरण का मतलब जो रिजनोवेशन हुआ था, मतलब कि जब आध्यात्मिक ऊर्जा आई लोगों के अंदर, जब लोग बाग जागे, यानी कि क्या है, पॉप का एरा था, उसके बाद में जब लोग बाग जागे तो उन्होंने एक नए स्कूल ऑफ थॉट डेवलप करा, जिसे हम प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। तो नए स्कूल ऑफ थॉट जब भी किसी देश के अंदर या किसी भी सभ्यता के अंदर आता है तो वो एक नया स्टाइल का आर्किटेक्चर भी लेके आता है। तो जब इतालवी पुनर्जागरण हुआ तो ज्ञान और विद्वान स्कॉलर्स अपने अपने युग की बौद्धिक वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने लगे, मतलब अलग अलग चीज़ें बनाने लग गए। वो एक अलग ही स्टाइल हो गई, जैसे अपन इतालवी पुनर्जागरण बोलते हैं। फिर आती है अपने भारतीय वस्तुकला। भारतीय वस्तुकला क्या है, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर गहरी धार्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव को समेटे हुए है। तो इतना याद रह जाएगा अपना। ग्रीक वस्तुकला किस में है, रिफाइन, परफेक्शन पे ध्यान देती है। ग्रीक का आप कोई भी स्टेच्यू देखेंगे तो उसमें आपको रिफाइन, अगर कोई उसने कपड़ा पहना था तो आपको कपड़ा भी आर पार दिखेगा इस तरीके से। रोमन वास्तुकला जो होती है वो साइंटिफिक होती है। फ्रेंच जो गोथिक है वो पैशनेट एनर्जी के लिए होती है।
इतालवी पुनर्जागरण स्कॉलर्स ने अलग डेवलप करी है, और जो अपने भारतीय वो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा है। यहाँ तक समझ में आ गया सबके? आगे चलते हैं। अब वास्तुकला के गुणवत्ता के 3 आयाम है अपने पास। एक तो है सामग्री ज्ञान कि अपन क्या चीज़ बना रहे हैं। जैसे आज अपन 3 चीज़ों को अच्छी तरह समझेंगे, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र और मानसार को अच्छी तरह समझेंगे अपन, जबकि शिल्प शास्त्र और वास्तुशास्त्र को थोड़ा कम देखेंगे। मानसार को बिल्कुल मन में उतार लेंगे एक तरीके से। तो पहला अपन को सामग्री ज्ञान होनी चाहिए कि अपन क्या लगा रहे हैं, क्या चीज़ है। सामग्री की प्रकृति, चरित्र की गहरी समझ होनी चाहिए कि ये लगने के बाद कैसा रहेगा। जैसे मान लो अपन को पता है कि रबड़ है और रबड़ की ईंटें बना के अपन लगा देंगे तो भूकंप रोधी हो सकती है, मतलब कि कोई भूकंप आएगा तो जो रबड़ है वो एब्जॉर्ब कर लेगा सारी तरंगों को, मकानों को नुकसान नहीं होगा। या फिर जो आजकल सरिये चल रहे हैं, मान लो उस समय नहीं था, आज प्लास्टिक के सरिये आ गए जो कंपन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे भूकंप के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो सामग्री की प्रकृति और चरित्र की गहरी समझ होनी चाहिए कि इसको लगाने से क्या फ़ायदा होगा और इसको लगाने से क्या नुकसान होगा। कार्यात्मक उपयोगिता, व्यवहारिक और सही कार्य प्रणाली होनी चाहिए। यानी व्यवहारिक मतलब कि कोई आदमी अगर काम कर रहा है तो वो बिना अपने आप को चोट पहुंचाए या बिना धन की हानि करे हुए सही तरीके से कार्य प्रणाली से, मतलब पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, इस तरीके से वो सारे काम कर सकता है। यहाँ तक आ गई। और सौंदर्य भाव, सौंदर्य के मानवीय भावनाओं को छूना चाहिए। मतलब सौंदर्य मतलब अच्छा लगना चाहिए, बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए। जब कोई चीज़ बना रहे हैं, बनने के बाद में जो चीज़ कंप्लीट हुई है उसके बाद में हमें अच्छी भी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बना के फटक दिया, अपन को ये नहीं पता कि क्या है, क्या बना है, अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कई चीज़ औरंगाबाद के अंदर बीबी का मकबरा है और वही चीज़ ताजमहल आगरा के अंदर है। आगरा के अंदर जो ताजमहल है वो देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन जहीं हम बीबी का मकबरा औरंगाबाद का देखते हैं तो वो उसकी भद्दी कॉपी है। आपको देख के अच्छा नहीं लगेगा। एक बार आप ताजमहल देखे होगे फिर उसके बाद वो देखोगे तो आपको लगेगा क्या बना दिया ये। इस तरीके से क्या है, वो देखने के बाद सुंदर भी लगना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। श्रेष्ठ वस्तुकृति वह है जो सामग्री की गहरी समझ, कार्यात्मक उपयोगिता और सौंदर्यात्मक भाव प्रभाव तीनों को एक साथ साधती है। वस्तुकार अंततः कलाकार है जो मानवीय भावनाओं को स्पर्श करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबके समझ में आ गई यहाँ तक? आगे चलें? ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारे पास भारतीय वास्तुकला का विशेष संदर्भ। अब सबसे पहली चीज है कि संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपन संदर्भ देखेंगे। मंदिरों की प्रधानता अपने पास क्या है कि बहुआयात में हमारे पास क्या है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं, संदर्भ क्या है उसका, तो ये देखेंगे। मंदिरों की प्रधानता पहले तो यह है, भारतीय वास्तुकला का इतिहास मुख्यतः मंदिरों से जुड़ा हुआ है। प्राचीन नागरिक वस्तुओं के अवशेष सीमित हैं, किंतु हाल ही की उत्खनन परियोजनाओं ने किले या किलाबंदी या नष्ट शहरों के प्रमाण उजागर किए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है। अब कितने लोगों को ये पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कितने शहर थे? पता है आपको? किसी को कालीबंगा का नाम सुना है कभी? कालीबंगा, कालीबंगा में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि जो हाथ की चूड़ियां हैं वो किस जगह से मिली थी, तो उसका आंसर था कालीबंगा। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार। सिंधु घाटी सभ्यता से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आए थे, उसके अंदर कालीबंगा का भी क्वेश्चन था। अगला है हमारे पास बाहरी हिस्से पर मूर्तिकला। भारतीय मंदिरों में मूर्तिकला की योजना प्राय पूरे बाहरी भाग को आवृत करती है। ये मात्र सजावटी नहीं बल्कि विषय वस्तु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब कि मंदिर किससे रिलेटेड है या किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है उसको पूरी तरीके से दिखाती है कि बाहर जो भी अपने पास चीज़ें होंगी उसको बाहर की तरफ दिखाई जाएगी। एक होता है फिर अपने पास शिल्पन। क्या उदाहरण? संस्कृति में शिल्पन जो है वास्तुकार को बोलते हैं, मूर्तिकार या चित्रकार को। एक व्यक्ति होता है जो शिल्पकार ने नक्काशी की और उसी ने रंग भी भरा। शिल्प, ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे, उसको बोलते हैं अपन शिल्पियन। शिल्पियन का क्या मतलब होता है? शिल्पियन का मतलब होता है वास्तुकार, जिसने नक्काशी भी करी है, चित्रकारी भी करी है और सारे काम वो अकेला ही कर रहा है। फिर है इस्लामिक नागरिक वास्तुकला। अब यहाँ पे क्या है, इस्लाम जब भारत में आया तो वो अपने साथ सिर्फ
इस्लाम ही नहीं आया, इस्लाम क्या है अपने साथ में मकबरों को जो स्टाइल है वो भी लेके आया था। भारत में मस्जिदों और मकबरों के अतिरिक्त इस्लामिक नागरिक वास्तुकला के प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जो 17वीं शताब्दी के आवासीय भवनों के प्रकारों में विस्तृत जानकारी मिलती है। अभी जो अपन को दिखते हैं ये हवेलियाँ, जो हवेलियाँ हैं, चलो ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास जो है संदर्भ, किस संदर्भ के अंदर, जैसे कोई भी चीज़ अगर अपन बनाते हैं तो कोई संदर्भ के अनुसार बनाते हैं कि भाई इसकी चीज़ों की है। तो जो भारत के अंदर जो देखा जाएगा वो मंदिरों की प्रधानता है सबसे ज़्यादा अपने पास। अब मंदिरों से जुड़ी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा दिखी जाएंगी। प्राचीन नागरिक यानी प्राचीन नगरियों को जब अपन ने खोदा, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन सब को जब खोदा तो उसके अंदर क्या पाया गया कि किलेबंदी उत्खनन, किलेबंद जिले मिले हमें, किलाबंदी है, नष्ट शहर मिले, है ना, मतलब सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से मिली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी एक प्रधानता हो। जैसे प्रधानता का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली कि आप ये कह सको कि इस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ प्रधान मात्रा में है। जैसे आज मैं समझाऊँ आपको, आज की तारीख में अगर अपने पूरी सभ्यता ख़त्म हो जाए और 1000 साल बाद में अपने अवशेषों को खोदा जाए, जैसे भारत को अगर खोदा जाए 1000 साल बाद में, तो आपको दिखेगा कि भाई आप बहुत सारे मंदिर निकलेंगे अपने खुदाई के अंदर, बहुत सारे मंदिर निकलेंगे, बहुत सारी मस्जिदें निकलेंगी, दरगाह निकलेंगी, सिख गुरुद्वारे निकलेंगे, सब निकलेंगे। तो 1000 साल बाद जो होगा हिस्टोरियन, वो क्या बात करेगा कि भाई उस ज़माने में यानी 1000 साल पहले ऐसे लोग रहते थे जो कई तरह के रिलीजियस फॉलो करते थे, जिसमें गुरुद्वारा, वो ऐसे बता तो नहीं पाएंगे कि बस सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, वो ये बताएंगे कि कुछ लोग इस रिलीजन को फॉलो करते थे, कुछ लोग इस रिलीजन को फॉलो करते थे। तो जैसे जिसकी संख्या मिलेगी उस हिसाब से ये बता देंगे कि भाई ज़्यादा अगर मंदिर मिलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक कम्युनिटी बहुसंख्यक थी, दूसरी कोई कम मिलेगी तो ये अल्पसंख्यक थी, और कम मिलेगी तो ये बहुत अल्पसंख्यक थी। अब जैसे मान लो सभ्यता खत्म हो गई, जैन टेम्पल है वो खोद के निकाला गया, तो उस समय क्या माना जाएगा कि एक कम्युनिटी थी आज की तारीख मतलब 1000 साल पहले जो बहुत करोड़पति थी, बहुत पैसे वाली थी, उनके आलिशान मंदिर मिलेंगे। तो इस तरीके से हिस्टोरियन डेवलप करते हैं अपनी थिंकिंग। तो अगर आप पुरानी वास्तुकला के संदर्भ में बात करोगे तो किसी भी चीज़ की प्रधानता नहीं मिली हमें, कोई चीज़ एक एक्स्ट्रा में हो। प्रधानता किसकी मिली है हमें? सिर्फ किलों की, यानी किले हैं या किलाबंदी या नष्ट शहर मिले अपन को, सिर्फ शहर मिले हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको अपन ये कह सकें कि ये चीज़ इस तरीके से थी। अब यहाँ पर बाहरी हिस्सा मूर्तिकला की बात करते हैं। भारतीय, जब ये तो प्राचीन सभ्यता की बात होगी उसके बाद में अपन आ रहे हैं। भारतीय मंदिरों में मूर्तिकला की योजना प्राय पूरे बाहरी भाग को आवृत करती है, मतलब कि उसको एक्सप्लेन करती है पूरी। ये मात्र सजावट नहीं होती बल्कि विषय वस्तु की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विषय वस्तु मतलब कि वो मंदिर किस पर्पज से बनाया गया है, क्योंकि आज के टाइम में पर्पस अलग होते थे, पहले के टाइम में पर्पस अलग होते थे, तो किस पर्पस से बनाया गया है। अब शिल्पियन क्या होता है? जो वास्तु का कला होती है, वास्तुकला हर कोई थोड़ी करता है, जो करता है उसको बोलते हैं शिल्पियन, मतलब जो पर्टिकुलर आदमी होता है उसको शिल्पियन बोलते हैं। ये संस्कृत का वर्ड है। ये मूर्तिकार, चित्रकार या ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति होता है। शिल्पकार ने नक्काशी और उसी ने रंग भरा है। शिल्पकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो नोट्सों के अंदर आ जाएगा यार, इतना तो मैंने भी गहराई से नहीं देखा अभी तक। नहीं, नोट्सों के अंदर, जो नोट्सों के अंदर आएगा वो पूरा आपको एकदम डिटेल में देगा। देखो जो संस्कृत के वर्ड है मैं आपको बताता हूँ। जैसे संजय अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब संजय की जब मैं लिख दिया तो जो शिल्पियन जो वर्ड है वो चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो शिल्पियन ही रहेगा। संजय अगर मैं नाम बोल रहा हूँ संजय, तो संजय किसी भी लैंग्वेज में पढ़े संजय ही रहेगा। हाँ, वो चेंज नहीं होगा। जैसे अब अगर आपसे पूछे संस्कृत के अंदर इस शब्द को, मतलब एक कोई भी जो है उसको बोलेंगे शिल्पियन किसे कहा जाता था, तो शिल्पियन जो शब्द है वो तो संस्कृत का है, उसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं अपन। तो वर्ब चेंज होती हैं, नाउन चेंज होते हैं, जो वर्ड जो नाम होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते किसी भी लैंग्वेज के अंदर। आगे चलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वास्तुकला का दायरा। अब प्राचीन ग्रंथ जितने भी होंगे उसके अंदर एक ग्रंथ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मानसार शिल्पशास्त्र। मानसार शिल्पशास्त्र, शिल्पशास्त्र। मानसार का मतलब, ये भी एक संस्कृत का वर्ड है, मानसार। मान का मतलब होता है मापना और सार का मतलब पूरा सार उसका जो भी होता है। तो भारतीय
वास्तुशास्त्र ग्रंथ अत्यंत व्यापक थे, वह केवल मंदिर निर्माण तक ही सीमित नहीं थे। पहली बात, जैसे अगर कोई सवाल आ जाए अपने पास कि जो एंशंट ग्रंथ थे, जो एंशंट टेक्स्ट है हमारे पास, वो सिर्फ इनमें से किन चीज़ों के ऊपर आधारित है? सिर्फ मंदिरों पर, सिर्फ नगरीय योजना पर, सिर्फ बाहरी योजना पर, सिर्फ किलेबंदियों के ऊपर। तो आपको फिर उसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ आएगा कि उपयुक्त सभी, तो आपको उपयुक्त सभी लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो शिल्प शास्त्र थे वो पूरे शिल्पों को, मतलब पूरी चीज़ों को इंक्लूड करते थे। उसमें मंदिर निर्माण की चीज़ें भी थी, उसके अंदर मकान डिज़ाइन भी था, उसके अंदर जो है हमारे पास जो हमारी ग्रेड सिस्टम होता है जो पूरे शहर का, वो भी था। उसके अंदर जो है हमारे पास जो आर्किटेक्चर है, कोई मूर्ति वूर्ति डिजाइन है, वो भी था। और उसके अंदर मटेरियल के बारे में भी लिखा हुआ था कि कौन से मटेरियल यूज़ करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो यह है हमारे पास महाकाव्यों में मानसार शिल्प शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत के द्वारका, इंद्रप्रस्थ, मिथिला जैसे प्राचीन नगरों का विवरण भी मिलता है इसके अंदर कि इस जो मेथड है, ग्रिड मेथड है, उससे इन बड़े शहरों को भी करा गया था। इसमें रामायण के अंदर भी जिक्र मिलता है अपन को ये जो है मानसार का। ग्रंथों में समाहित विषय कौन कौन से हैं? धार्मिक, आवासीय व सैन्य भवन। कि सैन्य भवन थोड़े अलग होते हैं, वो थोड़े बड़े बड़े रूम होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सैनिक एक साथ रह पाते हैं। उनको थोड़ी, जैसे एक बड़ा सारा किचन होता है जिसमें सबका खाना एक साथ बनता है। फिर दूसरी चीज़ है नगर नियोजन और उद्यान। नगर नियोजन में उसका ध्यान रखा जाता है कि सब चीज़ों के अंदर इतनी दूरी के ऊपर उद्यान होना चाहिए, इतनी दूरी के ऊपर मकान होने चाहिए, इतनी दूरी का गैप होना चाहिए। तो अगर आपको कोई पूछे कि जयपुर किस आर्किटेक्चर के ऊपर बना है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे हमारे मानसार जो ग्रंथ है उसके ऊपर केंद्रित है हमारा जयपुर, पूरा उसके हिसाब से बनाया गया है। वास्तुशास्त्र नहीं है, वास्तुशास्त्र एक अलग चीज़ है, मानसार अलग चीज़ है। बाजार, बंदरगाह, सड़कें, पुल, तोरण द्वार, बांध, कुएं, खाइयाँ व सीवर प्रणाली, यहाँ तक कि सीवर प्रणाली तक जो है, जो आज मॉडर्न ज़माने की सीवर प्रणाली वैसी नहीं, लेकिन हाँ जो गंदा पानी निकालने की जो नालियाँ होती हैं उस तरीके का पूरा मानसार के अंदर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। तो आपको गोल के पी लेना है कि मानसार किसके लिए यूज़ किया जाता है। मानसार जो है सारी नगर योजनाएं, मंदिर, जितने भी अपने पास आर्किटेक्चर है, सबके लिए मानसार एक महान ग्रंथ है जिसके अंदर सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? अब मानसार शिल्प शास्त्रों को ढंग से समझने के लिए अपन इमारतों का वर्गीकरण देखेंगे कि मानसार शिल्प शास्त्र भारतीय वास्तुकला का एक प्रमुख प्राचीन ग्रंथ है। यहाँ पे बात समझने वाली है, क्या है? प्रमुख प्राचीन ग्रंथ है। हमारे पास एक पूरी किताब है जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई क्या क्या चीज़ों में क्या क्या यूज़ हो सकता है, क्या क्या चीज़ों के अंदर क्या क्या बनाया जा सकता है, और सारी बिल्कुल ग्रिड सिस्टम वगैरह सब प्लानिंग सब दे रखी है। इनमें से इमारतों को 5 मुख्य आधारों में वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत कितने में करा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अलग अलग हैं, इन चीज़ों को अपन समझते हैं। एक तो है लिंग के आधार पर, एक है सामग्री के आधार पर, एक है अनुपात के आधार पर, एक है आसन के आधार पर, एक है शैली के आधार पर। मैं आपको शैली के आधार पर, सामग्री के आधार पर, अनुपात के आधार पर, आसन के हिसाब से, लिंग के हिसाब से सबको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जो हमारे पास मानसार ग्रंथ है उसके अंदर 5 तरह के शिल्प शास्त्र 5 तरह के जो है वर्गीकरण दे रखे हैं। ये समझ में आ गया सबके? आगे चलें। पहला है शैली के आधार पर कि किस शैली के अंदर है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे अभी अपन समझ लेंगे। सबसे पहले होता है नागर शैली, इसको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेंगे। नागर शैली और द्रविड़ीय शैली और बेसर शैली, 2 शैलियाँ और होती हैं जो अपने कोर्स में इंक्लूड नहीं है। अपने कोर्स में सिर्फ 3 ही इंक्लूड है, लेकिन अपन तीनों चारों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती है। 5 शैलियाँ होती हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर अपन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 3 ही है। नागर शैली जो भारत है हमारा, जैसे इस तरीके का जो भारत है, उसके जब ये यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे इस जगह पे, तो इससे ऊपर के जितने भी मंदिर या कोई भी भवन या कुछ भी चीज़ बनाई जाती है उसको हम कहते हैं नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। और जो इस भाग के अंदर यानी उस पहाड़ों के, विंध्याचल पर्वतों के नीचे की साइड में जो बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम द्रविड़ शैली। ये द्रविड़ शैली, ये 2 तरह की शैलियाँ बिल्कुल याद रखेंगे। नॉर्थ के अंदर होती है हमारे पास नागर शैली,
और साउथ के अंदर होती है द्रविड़ शैली। वेसर शैली क्या है, ये मिक्स होती है। क्या होता है, कई जगहों के ऊपर ट्रांजिशन बन जाती है कि इस जगह के ऊपर इसका भी प्रभाव रहता है और उसका भी प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे क्या है, वेसर शैली। वेसर शैली का मतलब है मिश्रित शैली, नागर शैली और द्रविडियन शैली का एक बिल्कुल कॉम्बिनेशन बना के और उसको कर दिया जाता है। जैसे आकार प्रायतः गोल होते हैं, है ना। होयसल मंदिर याद रखेंगे, कर्नाटक के अंदर होयसल जो मंदिर है वो वेसर शैली का एग्जाम्पल है। अब अगर अपन को नॉर्थ के अंदर देखना है कि भाई सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है नागर शैली का, तो चौकोर स्क्वायर होता है, बिल्कुल आपने देखा होगा। पहले सीढ़ियाँ होंगी बहुत सारी, है ना। फिर उसके बाद में एक मंडप होगा हमारे पास, फिर यहाँ पे ये तोरण द्वार होगा, फिर उसके बाद में एक गर्भगृह होगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे मूर्ति स्थापित होगी और यहाँ पे ही बड़ा आमलक होगा ऊपर की साइड में, यहाँ पे आमलक होगा, ध्वज होगा, और उसके बाद में ये अलग अलग 64 जो है संगनी होंगी यहाँ पे। इस तरीके से 64 तरीके की संगनी होगी, उस तरीके से ये जो बनता है हमारे पास नागर शैली बोलते हैं इसको। तो बिल्कुल चौकोर होगा, ऊपर की ओर घुमावदार होगा, मतलब कि कौन की तरह होगा, मतलब नीचे से बड़ा होगा और ऊपर धीरे धीरे जाते जाते चकड़ा हो जाएगा, कौन की तरह होता है ये कर्व एकदम। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है वो है खजुराहो और भुवनेश्वर। देखो मिनिमम 10 एग्जाम्पल दोनों के याद करके ही रखने हैं। द्रविड़ शैली के 10 नागर शैली के और 10 वेसर शैली के। 10 वेसर के नहीं भी करेंगे, अगर 2 4 5 भी कर लेंगे तो अपन को फ़ायदा ये होगा कि कई बार एग्जामों के अंदर बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न में से, जैसे अपन को 5 ऑप्शन 5 दे देगा, ये कि निम्न में से ऐसे लिख देगा, निम्न में से द्रविडियन शैली के मंदिर कौन से हैं। अब अपने पास ऑप्शन होगा सिर्फ एक, केवल एक और 2, केवल 1 2 और 3, या इनमें से कोई नहीं। अब वहाँ पे गणित फंस जाती है। फंस क्या जाती है, अगर अपन को 10 नागर शैली के याद हैं अगर मंदिर, तो एक आधा नागर शैली का, जैसे इन 5 में से एक भी अगर नागर शैली का अपन ने पहचान लिया तो इस वाले को एलिमिनेट कर दिया। जैसे इस वाले को एलिमिनेट करा अपन ने तो ये वाला हट जाएगा ऑप्शन, है ना, और ये 3 ऑप्शन बच जाएंगे अपने पास। अगर अपन को एक भी द्रविडियन शैली का याद है, मान लो अगर अपन को ये पता है कि भाई ये पहला वाला द्रविडियन शैली का है, तो अब क्या हो गया, अपने पास ऑप्शन तुरंत ही 2 रह जाएंगे, ये वाला भी कट जाएगा, इनमें से कोई नहीं कट जाएगा, 1 2 3 वाला कट गया। अब अपने पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं सिर्फ, तो 2 ऑप्शन के अंदर अपने पास 50-50 चांस आ जाएगा, या तो ये या वो। तो इसमें थोड़ा आसानी रहती है चीज़ों को। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 10 एग्जाम्पल याद हो जाएंगे क्या? विशेषताएं भी पूछ लेता है कई बार, तो अपने सिलेबस के अंदर विशेषताएं खुल के नहीं दे रखी, लेकिन विशेषताओं के बारे में अपन ढंग से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल के अंदर सारी डिटेल पढ़ेंगे कि नागर शैली की विशेषताएं क्या होती हैं, जो दक्षिण में द्रविडियन शैली की विशेषता क्या होती है, और वेसर शैली की विशेषताएं क्या होती है। पूरा इनको डीपली पढ़ेंगे अपन, तीनों मंदिरों को बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद में सामग्री के आधार पर क्या है, एक तो होती है शुद्ध सामग्री, यानी किसी भी तरीके की मिश्रित धातु उसके अंदर नहीं मिलाई गई, शुद्ध एकदम। जैसे एक प्रकार की सामग्री इमारत में या तो केवल मिट्टी है, केवल चूना है, केवल ईंटें हैं, या शुद्ध श्रेणी माना जाता है। जैसे मान लो कोई ईंटों की है तो पेवर ईंटों की बनाई गई है, उसमें कोई और मिश्रण नहीं करा गया। दूसरा हमारे पास मिश्रित सामग्री, 2 या 2 से अधिक मिश्रण हो सकते हैं, जैसे पत्थर ईंट एक साथ उपयोग में लिया है कि भाई नींव के अंदर पत्थर लगा दिया, उसके ऊपर मकान जो खड़ा करा वो अपन ने ईंटों से कर दिया, तो वो मिश्रित शैली कहलाती है। एक होती है संकीर्णन, जिसमें सभी प्रकार की सामग्री आ जाती है, पत्थर लकड़ी ईंट। अब यहाँ पे क्या है, सबसे भयंकर जो है ना, सबसे दिक्कत वाली बात ये इसके नाम पे है, संकीर्ण का मतलब बहुत जो छोटा, क्या बोलते हैं उसको, छोटी सोच वाला, संकीर्ण सोच वाला आपने सुना होगा। संकीर्ण मतलब बहुत छोटा। तो हमारे पास शुद्ध हो गई, हमारे पास मिश्रित हो गई। अब एक संकीर्ण के हिसाब से दिमाग में क्या आएगा कि यार बिल्कुल एक ही बहुत छोटी चीज़ इसमें यूज हुई होगी, लेकिन संकीर्ण का इसमें उल्टा अर्थ हो गया, हमारे पास सभी प्रकार की सामग्रियाँ यूज की जाती है। तो ये है। अब अपन ये बात किसकी चल रही है, आपको पता चल रहा है क्या? अभी ये अपनी बात चल रही है मानसार की। मानसार जो ग्रंथ है हमारा, उसकी बातें चल रही हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है सबके बात? ये किसका क्लासिफिकेशन चल रहा है? मानसार का, क्योंकि मानसार में से बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लो। इसलिए पूरा अच्छी तरह अपन मानसार को समझेंगे। इसका कहीं किताबों में भी रेफरेंस बहुत कम मिलता है मानसार का, इसलिए अपने इम्पोर्टेंट है ये। अब अनुपात के आधार पर भी अपन वर्गीकरण देखेंगे। अनुपात के आधार पर अनुपातिक मानकों का, आपने कभी वास्तुशास्त्र पढ़ा हो तो उसके अंदर 81 ग्रिड होता है, या अपने पास 27 ग्रिड होता है,
या नो ग्रिड होता है। आपने सुना है कभी? या तो 81 होगा, 27 होगा या नो ग्रिड होगा। इन तीनों ग्रिडों के ऊपर ही मकान बनते हैं, यानी कि किसी भी मकान 87 81 जो ग्रिड है वो अच्छा, सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये जो चौकोर, बिल्कुल चौकोर मकान लिया जाएगा, चौकोर मकान लेके और उसको 81 ग्रिडों के अंदर डिवाइड करा जाता है, और 81 ग्रिडों के हिसाब से इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है कि नॉर्थ का जो पार्ट है वो झुका हुआ रहे और साउथ का थोड़ा उठा हुआ रहे, ताकि जो एनर्जी है वो आसानी से फ्लो हो सके। हमेशा जब अपन वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो नॉर्थ पार्ट है उसको थोड़ा झुका हुआ बनाया जाता है, साउथ पार्ट को थोड़ा उठा हुआ बनाया जाता है, ताकि एनर्जी को अच्छी तरह फ्लो हो सके। गेटों को अंदर खोला जाता है ताकि एनर्जी अंदर आए, ना कि बाहर जाए। इस तरीके से वास्तुशास्त्र को बिल्कुल डिटेल में करा जाता है। लेकिन अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? मानसार की। तो मानसार के अंदर जब बात कर रहे हैं तो पहली है आभासा। आभासा क्या है? सबसे छोटे अनुपात वाली या केवल देखने योग्य प्रतीकात्मक संरचना बनाई जाती है। जैसे मूर्ति बना दी, स्टेचू बना दी, सर्किल बना दी, मतलब जो सिर्फ देखने के काम में आते हैं, कोई भवन ववन नहीं बना रहे। इसके अंदर क्या आ गया? आभासा। आभासा मतलब बिल्कुल आभास, जैसे कि आभास है, बिल्कुल आपको पता लग रहा है कि भाई कोई चीज़ है, लेकिन पूरी पता नहीं कि क्या है। दूसरी चीज़ है विकल्प। विकल्प का क्या हो गया? मध्यम आकार के अनुपात, यानी लगभग आधे अनुपात की। जैसे यहाँ पे जो जाति है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी, जैसे ऐसे मान लो चौकोर की एक बहुत बड़ी जाति बना दी। अब ये जो माध्यम है, माध्यम क्या हो गया? जैसे इसको नाम से पता चल रहा है विकल्प है ये अपने पास माध्यम। अब यहाँ पे क्या है? इसका आधे आधे पोर्शन में बनेगी, या इसके अंदर क्या होता है कि जैसे छोटे मोटे मकान हो गए या फिर कोई बिल्डिंग हो गई, वो बनाने के काम में लिया जाता है। एक होती है छंद। छंद के अंदर क्या है? जाति से थोड़ा कम होता है। जैसे लगभग मान लीजिए कोई कम्युनिटी हॉल बनाना है, या कोई स्कूल बनाना है, या कोई ऐसी चीज़ बनानी है, तो उसके अंदर छंद का इस्तेमाल लेंगे, छंद के आकार की बनेगी। एक होती है जाति। ये मापदंडों के अनुसार 100% सटीक और आदर्श अनुपात वाली इमारतों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में बनाई जाती है। जैसे मंदिर है या कोई बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल बनाना है, वो बिल्कुल 100% सटीकता के साथ बनाई जाएगी कि भाई इतना ये फ्लो होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतने अनुपात होने चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे स्ट्रक्चर को खराब कर सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया? पहला है आभास, विकल्प, छंद और जाति, अनुपात के आधार पे। याद रह जाएंगे 4 चीजें। आगे चलते हैं। आकार और स्थिति और लिंग के आधार पर वर्गीकरण। आकार और स्थिति, पोस्चर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एक होता है हमारे पास स्थानक। स्थानक में खड़ी हुई स्थिति, यानी कि जैसे कोई एकदम, जैसे कोई स्टेचू बनाते तो बिल्कुल खड़ा हुआ रहता है ना, बिल्कुल एकदम सटीक, लंबा, मतलब एकदम से। एक होती है आसन स्थिति। आसन स्थिति का मतलब होता है बैठी हुई सी कोई चीज़, जैसे बैठी हुई स्थिति के अंदर, सिटिंग पोस्चर के अंदर। एक होता है शयन, जैसे कि लेटी हुई अवस्था, जैसे विष्णु जी का जो लेटा हुआ अवतार, लेटे हुए जो पोस्चर है, उस तरीके से मान सकते हैं। एक तो शयन हो गई, एक होती है स्थानक, एक होती है आसन और एक होती है शयन। यहाँ तक तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई, शयन, स्थानक और आसन। लिंग के आधार पर देखेंगे तो लिंग के हिसाब से पुल्लिंग लिंग के अंदर, यानी मस्कुलिन के अंदर चौकोर आकार, भारी, मजबूत और भव्य चीज़ें जो हैं वो मस्कुलिन लिंग के अंदर। स्त्रीलिंग के अंदर अपने पास क्या आती है? वर्ताकार, षष्ठकोणीय और सुंदर कोमल चीज़ें। नपुंसक लिंग, यहाँ पे न्यूट्रल, न्यूट्रल की बात करेंगे। आयताकार या अंडाकार, जो ओवल होता है उस तरीके की जो इमारतें होती है उसको न्यूट्रल बोलेंगे। तो मस्कुलिन चौकोर, भारी, मजबूत, भव्य। स्त्रीलिंग वृत्ताकार, अष्टकोणीय, सुंदर और कोमल। और नपुंसकलिंग आयताकार, अंडाकार या फिर कोई ओवल टाइप की जो होती हैं इमारतें। उसके बाद में हमारे पास मंजिलों के आधार पर, तो जब हमारे पास ये जो मानसार जो है, हमारे पास मानसार जो ग्रंथ है उसके अंदर 12 मंजिलों तक का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है कि अधिकतम 12 मंजिलें आप उस ग्रंथ से बना सकते हो। 1 से लेकर 12 मंजिलें हो सकती हैं आराम से। आपको पूरे तरीके से बताया गया क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। प्रत्येक श्रेणी उनकी विशेषताओं के आधार पर 6 से 13 प्रकारों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण भवन की ऊंचाई, उसके उपयोग, उसकी संरचना, जटिलता को एक साथ परिभाषित करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, इनको अगर अपन टुकड़ों में बांटेंगे तो 12 मंजिलों तक के बारे में स्वीकृति है इसमें। 6 से 13 प्रकारों की संख्या, प्रत्येक मंजिल को उसके विशेष अनुसार प्रकार में बांटा गया। जैसे आपको कोई स्ट्रक्चर याद आ रहा है जो इसमें जयपुर में है और मानसार के अंदर इस बिल्कुल फिट बैठ रहा है? कोई याद आ रहा है क्या? किसी को कुछ याद नहीं आ रहा?
हैं? चंद्र महल है, हवा महल है, बहुत सारे हैं। हवा महल भी इसका एक एग्जांपल है। हर मंदिर को आपने देखा, हवा महल के अंदर हर फ्लोर का अलग अलग नाम है। चंद्र महल के अंदर भी हर फ्लोर का अलग अलग नाम है। तो वो किसके ऊपर आधारित है? मानसार के ऊपर। तो मानसार जो है हमारे पास, उसके अगर परफेक्ट एग्जांपल देखा जाए तो हवा महल है, चंद्र महल है, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ये तो फिर भी 6-7 मंजिला ही हैं। वैसे इसके अंदर 12 मंजिलों तक का पूरा माइंड रोड मैप दे रखा है कि आप 12 मंजिलों को कैसे है। इसके अंदर जो है 12 गांव के प्रकार, वास्तुशास्त्र के अनुसार गांवों को 12 विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने इसमें सिलेबस का भी हिस्सा है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। 12 मंजिलों तक के बारे में आपको बताया गया है। 6 से लेकर 13 प्रकारों की मंजिलों की विशेषताएं बताई गई हैं और 12 तरीके के गांव बताए गए हैं जो किस तरीके से डिजाइन होते हैं वो देखते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार 12 प्रकार के गांव कौन कौन से हैं? यहाँ पर वास्तुशास्त्र मानसार के अनुसार 12 गांवों का किस तरीके से स्वरूप है। पहला होता है मंडक, प्रस्तार, बहुलिका, पराग, चतुर्मुख, पूर्वमुख, मंगलग्राम, विश्वकर्म, देवराट ग्राम, विश्वेश, कलियास और नित्य मंगलम। ये अपने जो है 12 तरीके के गांव दिए गए हैं। 6 इधर हैं, 6 इधर हैं। तो यहाँ तक बात याद समझ में आ जाएगी क्या हमारे सबके? ये सभी नाम प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं। प्रत्येक गांव की अपनी विशिष्ट संरचना होती है, वो अपन एक एक करके समझ लेते हैं कि कौन सा गांव कैसा होता है। तो 8 अपने सिलेबस के अंदर है, 12 दे रखी हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर 8 के बारे में थोड़ा ढंग से बताया रखा है, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरी 12। प्राचीन वास्तुशास्त्र के नगर नियोजन के विज्ञान का दर्जा प्रत्येक नगर की भौगोलिक स्थिति, उद्देश्य, सामाजिक संरचना के अनुसार एक विशिष्ट योजना निर्धारित की जाती है। अब सबसे मेन चीज़ है कि जैसे कोई अगर नगर बसाया जाएगा, देखो एक मैं शब्द बताता हूँ, ग्राम, जो आज की तारीख के अंदर गांव को रिप्रेजेंट करता है। पहले ये अलग था। पहले क्या होता था? जन। अगर बुद्ध काल के अंदर चलेंगे अपन तो यहाँ पे हमारे पास जन होता था, है ना, और जन से जो बड़ा होता था वो महाजन होता था। फिर एक होता था महाजनपद। महाजनपद ये 3 तरीके से क्लासिफाइड था। पहले होता था जन, फिर होता था महाजन, फिर होता था महाजनपद। तो जैसे जैसे शहर बड़े होते जाते थे उनको डिवाइड करा जाता था। तो ग्राम का मतलब यहाँ पे गांव से नहीं है, मतलब ठीक ठाक शहर से है, तो ग्राम का मतलब गांव नहीं समझे अपन इसको। आगे चलते हैं। पहला जो अपन को दे रखा है डंडक। डंडक की मुख्य विशेषता है 2, इसके जो मुख्य द्वार, जो प्रवेश द्वार होते हैं अंदर घुसने के, वो होते हैं 2 प्रमुख प्रवेश द्वार होते हैं। छोटे शहरों और गाँवों के लिए उपयुक्त होता है। ये आयताकार वर्गाकार पैटर्न होता है। अब जैसे मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से होते हैं। ये 1 मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ साथ ही साथ में। ये अपने पास यहाँ से देख लीजिए, ये जो है अपने पास ये रहा जो है अपने पास एंट्रेंस गेट। ये अगर आप इसको देखोगे तो जयपुर वाला थोड़ा नक्शा दिखेगा आपको ग्रिड पैटर्न के अंदर। ये यहाँ पे ये जयपुर का थोड़ा ऐसा दिखेगा, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसको अलग अलग हिस्सों में गांठ रखा है और बिल्कुल चारों कोनों से बिल्कुल दिखेगा। एक होता है पद्माका। पद्माका के अंदर क्या होता है कि दिस प्लेस जनरली यूज फॉर द टाउन और फोर्ट्रेस ऑल अराउंड। जैसे बीच के अंदर आपने जैसलमेर देखा होगा, उसके बीच में जो गढ़ है उसके चारों तरफ जो है कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, तो बीच में फोर्ट होता है, उसके चारों तरफ वो जो कॉलोनियाँ कटती है उसको बोलते हैं पद्माका। एक होता है स्वास्तिका। स्वास्तिका के अंदर क्या होता है, ये मंदिरों के लिए स्पेशली बनाया जाता है। दिस प्लान यूज डायरेक्ट स्ट्रेट डिवाइड इनटू द साइड ट्रायंगल पोर्ट या साइड प्लान ऑफ एनी शेप। टेम्पल इज द सेंटर ऑफ टाउन। मतलब क्या है कि एक मंदिर बना दिया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, और उसके चारों तरफ ग्रिड के अंदर जो है कॉलोनियाँ बसाई जाती हैं जिसको बोलते हैं स्वास्तिक। इसका जो आकार है वो इस तरीके से दिखेगा आपको स्वास्तिक के रूप में, तो इसका नाम ही स्वास्तिक हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास जो है पत्रास्त्रा। ये साइड प्लान यूज टू आइदर स्क्वायर रेक्टेंगुलर। द प्लान डिवाइडेड सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, रिच, मिडिल, पुअर। अगर अभी जैसे अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अंदर भी 2 सेक्शन होते हैं कि वह बड़ा सेक्शन है, एक छोटा सेक्शन,
कि भाई अमीर लोग उस सेक्शन में रहेंगे और गरीब लोग इस सेक्शन में रहेंगे। तो ये सेक्शनों को डिवाइडेड करने वाला जो होता है परास्त्रा होता है। जैसे अब अपन के पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई निम्न में से किस एक आर्किटेक्चर या किस एक टाउन प्लानिंग के अंदर कम्युनिटी को डिवाइड करने का प्लान रखा गया है, तो आप बता सकते हैं परास्त्रा। एक होता है हमारे पास कारमुका। कारमुका क्या होता है? द साइड प्लान जनरली बिलो द सेमी सर्कुलर ऑफ पैराबोला शेप। दिस इज द प्लान जनरली सीन नियर द रिवर। अब क्या होता है कि अगर कोई रिवर जा रही है कहीं से, तो अब रिवर के चारों तरफ आप बना नहीं सकते हैं, तो आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। तो उसके अंदर क्या है, रिवर के नज़दीक भी रहे तो क्या होता है, यूँ रिवर के साथ लोग इकट्ठे होते रहते हैं। फिर जिनको बिल्कुल रिवर के सामने नहीं मिलती जगह, वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, थोड़ा पीछे हो जाते हैं। लेकिन वो क्या इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं ताकि सबको रिवर का पानी मिल सके। इसको बोलते हैं हम करमुखा। एक होती है चतुर्मुखा। चतुर्मुखा का मतलब बिल्कुल एक बीच के अंदर अपने पास एक टेम्पल होगा और टेम्पल के चारों तरफ बिल्कुल इक्वली डिवाइड करके अपन जो है लोगों को बसा देंगे। इज द एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप टाउन विलेजेस। दिस साइड प्लान इज आइदर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। टेम्पल सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द टाउन विलेज। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये जितने भी अपन को ये दे रखा है, नंद्यावर्ता भी दे रखा है जिसके अंदर इस तरीके से मेनली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन आइदर सर्कुलर स्क्वायर प्लान टेम्पल एंड सेंटर ऑफ टाउन। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। और सर्वोथो बड़ा दे रखा है, वही बिल्कुल चौकोर के अंदर काट के जैसे जयपुर बसा हुआ है उसके अंदर। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या सबको? टाउन प्लानिंग के अंदर यहाँ तक बात समझ में आ गई? सबकी प्लानिंग समझ में आ गई? क्या क्या प्लानिंग है अपने पास? आगे चलें। ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहला है हमारे पास, आगे पीछे हो सकते हैं वो उसके अंदर अलग है। एक दंडका है जिसके अंदर जो विष्णु मंदिर और शिव मंदिर, मठ के बीच नगर कार्यालय, कृषि, खाने योग्य भूमि, तालाब, ये सारी चीज़ें होती हैं। सर्वत्रोभद्र। सर्वत्रोभद्र का मतलब हो गया, मुख्य विशेषता है बड़े गांव कस्बे के लिए अपनाया जाता है। साइड प्लान वर्गाकार होता है इसका। मंदिर ठीक नगर के केंद्र में स्थित होता है। विशेष महत्व, सर्वत्रोभद्र का अर्थ है चारों ओर के शुभ। इस योजना में मंदिर को नगर के हृदय माना जाता है और समस्त सामाजिक और व्यवस्थित गतिविधियां मंदिर के इर्द गिर्द संगठित होती हैं। एक है नंद्यावर्त। नंद्यावर्त मुख्यतः नगरों शहरों के लिए साइड प्लान है। वर्गाकार या वृत्ताकार होता है, केंद्र में मंदिर होता है। तो इसके अंदर जल कुंड, महल, न्यायालय, दरबार, ब्राह्मणों के आवास, विद्वत, मठ, अस्पताल, रंगमंच, शिल्पकलाओं, आवास, सब विभिन्न जातियाँ इसकी संरचना होती है। अब पद्मक क्या है हमारे पास? इसके अंदर क्या होता है, फोर्ट्रेस होता है, एक किला बंद वाले नगरों के लिए होता है साइड प्लान। कमल की पंखुड़ी जैसा होता है, रक्षात्मक और सौंदर्य संतुलन। केंद्र में तो मंदिर होगा, अपने में महल होगा, और मैंने जो बताया था आपको जैसे कि जैसलमेर के अंदर वो वाला। स्वास्थ्य और प्रसार योजना। स्वास्थ्य मतलब वो बिल्कुल ग्रिड प्लान होगा जिसमें स्वास्थ्य बना हुआ, ऐसा देख सकते हैं अपन उसे स्वास्थ्य। विखंड डायनक सगड़ के स्थल त्रिकोणीय भूखंडों में बांटती होंगी, बार या आकार कोई भी हो सकता है। मंदिर नगर के केंद्र में होगा। कारमुक। कारमुक का वही है, धनुष के आकार का होगा, अर्धवृत्ताकार होगा, पर्वलय आकार का भी बोल सकते हैं। और नदियों या जल तटों के पास में निर्मित होता है ये। चतुर्मुख। चतुर्मुख सभी प्रकार के नगरों गांवों के लिए उपयुक्त होता है। साइड प्लान वर्गाकार या चारों दिशाओं में बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? कौन सी? क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लें, फिर उसके बाद में इस फर्स्ट मॉड्यूल के अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत सारे बनाएंगे, बहुत सारे डिस्कस करेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, याद करने का कोई तरीका नहीं होता, जितने आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही क्या होगा, जैसे आप 2 बार किसी क्वेश्चन को गलत कर दोगे ना, तो वो आपके मेमोरी में परमानेंट फिट हो जाएगा। जैसे कि मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं प्री के एग्ज़ाम देता था संडे के दिन, और बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे, तो घर आके उनको देखता था, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ता था। फिर जब वो गलत हुआ क्वेश्चन जब मैं सही पढ़ लेता था, तो वो ज़िंदगी भर के लिए माइंड में बैठ जाता था, फिर उसमें गलतियाँ बहुत कम होती थी। ये एक तरीका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल होता है। जैसे IAS है या कोई PCS एग्ज़ाम है, उसके अंदर इतना वाइड सिलेबस होता है, उसको कंप्लीट कर पाना नामुमकिन होता है। तो उसके अंदर क्या सिस्टम होता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड सीखना होता है,
और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो अंतरात्मा से सही होते हैं, और कुछ जो है एलिमिनेशन मेथड से सही होते हैं, और कुछ आपकी नॉलेज भी होती है। इस तरीके से सबका कॉम्बिनेशन मिला के ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम बनाया जाता है। इसलिए इसमें किस्मत भी काम करती है किसी किसी की। कि कई बार क्या होता है कि अपन 2 क्वेश्चन करते हैं, दोनों सही हो जाते हैं, और कई लोग 2 करते हैं, दोनों गलत हो जाते हैं। किस्मत के धनी भी होना ज़रूरी है आपको। और किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है क्या अभी तक? गांव के अंदर क्या है कि जो अपने जो ये जो सार है, इसके अंदर गांव की जो डिज़ाइन है इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसका क्रैक पूछेगा कि भाई मानसार के अंदर किस चीज़ों को समाहित करा गया है। ज़्यादातर के क्वेश्चन आएंगे समाहित करा गया है, तो समावेशन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। किस तरह की ग्रेड होती है, कौन सा वो होता है, ये थोड़ा बचकाना सवाल है, ऐसे नहीं पूछेंगे शायद तक। तो अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं 3 साल से, तो बाकी आगे कोई पता नहीं है। अब थोड़ा सा अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लेते हैं, जो सबसे दी मोस्ट अपने लिए है। देखो अपने पास जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है? इंडस सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। अब यहाँ पे अपन अलग अलग चीज़ों को समझेंगे, स्कल्पचर समझेंगे, सील समझेंगे, पोएट्री समझेंगे, ज्वेलरी देखेंगे, और उसके बाद अर्बन सिविलाइजेशन प्लानिंग देखेंगे कि किस तरीके से प्लान सिटी थी है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, उन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले जो अपन देखेंगे वो है टाउन प्लानिंग, और जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी जो टाउन प्लानिंग है वो किस तरीके से है। सबसे पहले एक होता है, 2 तरीके से इसकी टाउन प्लानिंग है। एक है अपर टाउन, एक है लोअर टाउन। लोअर टाउन और अपर टाउन वैसे देख के पता चल गया होगा। अपर टाउन के अंदर कौन लोग रहते होंगे? जो रिच फैमिली है, या फिर जो रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर जो बुद्धिस्ट जो प्रीस्ट होते हैं वो होते हैं, वो ऊपर रहते थे। और जो कॉमन मैन होता था, जो गरीब है या फिर जो किसी चीज़ जो कार्यों में लगा हुआ है, वो डाउन पार्ट में रहता था, लोअर पार्ट के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ज़्यादातर जो रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम पैटर्न होता था, द रोड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कट ईच अदर राइट एंगल, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण के अंदर काटती हैं वो चीज़ें। एक दूसरे को जो रोड है वो 90 डिग्री के अंदर काटती है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को काटती हैं। तो अगर आपसे वो पूछे कि भाई हड़प्पा संस्कृति के अंदर जो ग्रिड है, जो रोड का ग्रिड है, वो किस एंगल के ऊपर बना हुआ है, तो आप बता सकते हो कि भाई एकदम समकोण पे एक दूसरे को काटती हैं। ग्रिड सिस्टम बिल्कुल क्या है, राइट एंगल के ऊपर है। और जो सड़कें हैं वैसा का वैसा ही ड्रेनेज सिस्टम भी है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है बिल्कुल। ठीक है। मेनली 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी हड़प्पा संस्कृति के अंदर। एक तो है जो है डॉलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग और पब्लिक बाथ। आपने सुना होगा, फिल्म देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, हड़प्पा संस्कृति के ऊपर बनी हुई है, मोहनजोदड़ो। उसके अंदर एक बहुत बड़ा कम्युनल बाथ होता है, जिसकी फ़ोटो ये है अपने पास, ये वाली। ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा सारा, ये एक बाथ टब है। इसके अंदर उस समय शायद तक रिलीजियस एक्टिविटी होती थी। और इसको जो है बिटुमिन नाम का एक डामर देखा आपने, डामर को नीचे लगाया जाता था, ताकि पानी जो है लीकेज ना करे, मतलब अंदर सिस्टम खराब ना हो इनका। तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी इनके पास थी। जिप्सम और वो चीज़ें लगा के, बिटुमिन लगा के इसको बिल्कुल वाटर प्रूफ बना दिया जाता था। तो हमारे पास जो पब्लिक बाथ था वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पब्लिक बाथ कहाँ पाया गया है, तो आप बता सकते हैं हड़प्पा में। ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग होती थी, जैसे जहाँ पे अनाज स्टोर करा जाता था या जहाँ पे सभाएँ चलती थी, वो पब्लिक बिल्डिंग होती थी। और डॉलिंग हाउसेस होते थे, जैसे बाहर की तरफ हाउसेस होते थे छोटे गरीब लोगों के या सबके। तो इस तरीके से होते थे हाउसेस की जो उनका मेन एंट्रेंस गेट होता था वो रोड पे ना खुल के रोड के पीछे खुलता था। जैसे मॉडर्न टाइम का आप जयपुर देख लीजिए, जयपुर का कोई भी जो घर है उसका जो दरवाज़ा है वो मेन रोड पे नहीं खुलता है, बल्कि पीछे खुलता है। तो पीछे से क्या है, वो गली के थ्रू मेन रोड पे आ सकते हैं, ताकि उससे इंटरप्शन ना हो। तो मैं आपको बताया था द
बर्न मोड ब्रिक्स, मतलब कि जो पकी हुई ईंटें हैं उसका भी इस्तेमाल करते थे। और डायमेंशन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब जो ईंटों का यूज़ होता था वो कंस्ट्रक्शन के पर्पस से लिया जाता था। मैनी लेयर्स ऑफ वेल ब्रेक ब्रिक वर लेडेड एंड जॉइन द टुगेदर विथ जिप्सम मॉर्टर। जिप्सम नाम का एक मटेरियल था, उससे उसको चिपकाते थे ताकि वो भवन अच्छी तरह ग्रिड हो सके। मतलब सीमेंट तो थी नहीं उस समय, एक जिप्सम नाम से जो मोटर सिस्टम था वो लगाते थे दो ईंटों को ज्वाइन करने के लिए। टाउन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक अपराइज सिटाडेल, एक होता था लोअर टाउन, या आप अपर टाउन भी बोल सकते हैं, सिटाडेल भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। Uprise Citadel is the western part of the used construction building, large dimension such as greenhouse, administrative buildings, parlor halls, courtyard, or some of the building that important in this town. Cathedral might have been residence of the ruler and aristocrats. However, Indus Valley civilization state do not have large monumental structure as the temple plays rule, unlike the Egypt Mesopotamia civilization. अब अगर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर किसी तरीके का कोई मंदिर पाया गया था तो आपका जवाब क्या होगा? अगर किसी से पूछे हड़प्पा सभ्यता के अंदर या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कोई मंदिर पाया गया था तो आप क्या बोलोगे, क्या टिक करोगे? मंदिर था या नहीं था? नहीं था। ये ऐसे पूछेगा जैसा भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नहीं था या क्या था। तो एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या था और क्या नहीं था। तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती है जो आपको स्पेसिफिक हो, या मंदिर टेम्पल कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे क्या स्टोरेज के लिए, यहाँ पे स्टैटिक एयर कंडक्टिंग राइस प्लेटफॉर्म विच इज हैपन टू स्टोरेज द ग्रेन प्रोटेक्शन टू पिट्स, एक अपलिफ्ट यानी कि एक ऊंचा हिस्सा बना हुआ था जिसके ऊपर अनाज वगैरह या फ्रूट ग्रेन्स रखे जाते थे और उसके अंदर होल थे ताकि उसके अंदर हवा आती जाती रहे ताकि कोई भी चीज़ खराब ना हो। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट फीचर है हड़प्पा सिटीज़ के अंदर जो है हमारे पास पब्लिक बाथ जो है मैंने आपको बताया वो मिला है। और यहाँ पे और उस पब्लिक बाथ के जो आसपास है गैलरी हैं और रूम बनाए गए हैं, जो रूम बनाए गए हैं ताकि अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई स्नान करने आता है तो वो रूम्स के अंदर अपने कपड़े चेंज कर सके और उसके बाद में बाथ ले सके। ये मोहनजोदारो के अंदर द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ पब्लिक बाथ इज द ग्रेट बाथ इन द एक्सक्वेटेड रिमेन्स इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के अंदर जो है ये पब्लिक बाथ बनाया गया था। यहाँ तक बात याद रह जाएगी। In the lower part of the town, small one-room houses have been founded, which might have been used to quarter by the working class people. Some of houses have stairs, which indicate they might have been double stories. तो आपको अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर 2 मंजिला घर थे या नहीं थे? 2 मंजिला, कुछ घर जो है 2 मंजिला भी थे। और इसके अंदर अपन ये भी याद रखेंगे कि कई के अंदर एडवांस ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बढ़िया था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। स्मॉल ड्रेन रन फ्रॉम ईच हाउसेस वेयर द कंडक्ट अ लार्ज ड्रेन रनिंग अलोंग विद द मेन रोड। मतलब छोटी छोटी जो नालियाँ हैं वो घर से निकलती थी और लास्ट के अंदर जाके एक बड़ा जो नाला होता है उसके अंदर मिल जाती थी। मतलब बिल्कुल आज का मॉडर्न डे का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। Chess pit were placed the regular intervals. The important place of hygiene, both personal and public, is quite impressive. अब यहाँ पे क्या है कि ये जो टॉयलेट वगैरह ये सब चीज़ों की इसके अंदर थी। Many scholars argue the Mesopotamian people of the Tigris या Athens Valley called the Indus Valley civilization मेलुहा। तो आपको ये याद रखना है कि कई हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है या इजिप्शियन सभ्यता है वो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा भी बोलते थे। क्या बोलते थे? मेलुहा। मैनी इंडस वैली सेल्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के अंदर जो सील्स होती हैं जिसको जैसे अपन सील करके देते हैं कि भाई ये चीज़ बिक सकती है नहीं,
तो मेन जो सील्स होती हैं वो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर मिली गई है। इससे इतिहास लिखा गया है कि वहाँ पे क्या बोलते थे। अब अपन एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाहों में देख लेते हैं। वैसे अपन को याद करना ही पड़ेगा ये, और याद नहीं भी करेंगे तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी। देखो हड़प्पा संस्कृति जो है कौन सी जगह पे सिचुएटेड है, पंजाब के अंदर है, लेकिन इंडिया वाले पंजाब में नहीं है, पाकिस्तान वाले पंजाब में है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान वाले पंजाब में है। सबसे पहले इसको किसने खोजा था, तो खोजा था दयाराम साहनी ने। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर क्या पाया गया था। तो यहाँ पे ग्रेनीज, वेल्स, मेल्ट, टोर्सो यानी कि रेड सैंडस्टोन जो होता है वो पाया गया था। कॉफिन, बेरियल, टॉय, कार्टर, मदर गॉडेस। अब यहाँ पे एक मूर्ति पाई गई थी जो मॉडर्न डे देवी देवता की नहीं थी। उसके अंदर जो मूर्ति थी वो प्रकृति देवी की मूर्ति थी। उसके अंदर क्या है कि उनकी योनि से जो पेड़ जो वृक्ष होता है वो निकल रहा था। तो उसको वो इस तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति को माँ मानते थे। इस तरीके से एसोसिएट किया जा सकता है। जो है सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिले, कई जगह सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिले, ब्रिक्स मिले, कॉफिन ब्रिक्स जो ताबूत होते हैं वो मिले हैं, टॉय मिले हैं, कार्ड्स मिले हैं, रेड सैंडस्टोन मृत भांड मिले, लाल कलर के जो मृत भांड होते हैं वो मिले। टोर्सो का मतलब होता है हांडी जैसा कुछ होता है। लाल मृत भांड, काले मृत भांड, ये अपन याद रखेंगे, कहाँ से काले मिले हैं, कहाँ से लाल मिले हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कई बार, लेकिन याद कर लेंगे अपन। हड़प्पा से जो मटके जैसे होते हैं लाल मृत भांड वो मिले हैं, टॉयस बोलते हैं उसको, वो मिले हैं। टोर्सो, ये टोर्सो याद रख लेंगे अपन। अब रिमार्क्स और इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट साइट डिस्कवर गिवन द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन फेवर नंबर ऑफ वॉल्स। यहाँ पे जो अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों रखा गया, तो कोई बता सकता है हड़प्पा का मतलब क्या होता है? कोई है जो बता सकता है हड़प्पा? हड़प्पा का मतलब होता है मुर्दों का टीला। तो हड़प्पा पहली साइट थी जो ढूंढी गई थी हमारे पास। फिर उसके बाद में है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से क्या मिला था हमें? मोहनजोदारो से हमें ग्रेट बाथ मिला था, ग्रेट ओरिजिन हमाम मिला था, एक तरीके से हमाम बाथ वाला जो है। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट मिला था, ब्रॉन्ज मिला था, डांसिंग गर्ल मिली थी। जो आज आपको डांसिंग गर्ल दिखती ना यूँ करके, अभी डांसिंग गर्ल के ऊपर से आप मेरे से लिखवा लो 100% है क्वेश्चन आएगा इस बार। क्यों आएगा? क्योंकि सीबीएसई वालों ने 2 हफ्ते पहले उस डांसिंग गर्ल को कपड़े पहना दिए थे। जो वहाँ से मिली थी वो बिना कपड़ों की मिली थी, और सीबीएसई वालों ने उसको कपड़े पहना दिए अपनी किताबों के अंदर। इसीलिए थोड़ा विवादित मुद्दा बना हुआ है अभी वो। तो डांसिंग गर्ल हो सकता है आपको देखने को मिले। फिर उसके बाद में हमारे पास धोलावीरा। धोलावीरा से अपन को क्या मिला था? धोला से सिंह पोर्ट विद द हड़प्पन स्क्रिप्ट, स्टेडियम और फोर्टिफिकेशन, नॉर्थ साउथ टाउन प्लानिंग, टाउन डिवाइडिंग एंड द 3 पार्ट्स, ये, और मिडिल टाउन, लोअर टाउन। अब आपसे अगर कोई पूछे कि कहाँ से हमें जो है 3 टाउन मिले थे, किस जगह हमें 3 टाउनों का कंसेप्ट मिलता है, तो धोलावीरा एक जगह है जहाँ पर हमें 3 सेपरेट टाउन मिलते हैं, बाकी और कहीं नहीं मिलते, मोहनजोदड़ो वगैरह कहीं नहीं मिलते। उसके बाद में हमारे पास है कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर से हमें क्या मिला था? कालीबंगा से हमारा प्लैंकिंग फ्लेट विथ द 2 सेट्स ऑफ फूरोज एट द राइट एंगल्स इंडिकेट द इंटरक्रॉपिंग, लार्ज नंबर ऑफ फायर एल्टर्स, ब्लैक बेंगल्स। ये आपको याद रखना है कि चूड़ियाँ मिली थी हमें काले कलर की। कैथेड्रल एंड द लोअर टाउन, फोर्टिफाइड बेरियल्स एंड ग्राउंड एंड सर्कुलर पिट्स मिले थे। उसके बाद में हमारे पास है लोथल। लोथल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या मिला था हमें? साइटल कॉम्प्लेक्स, नॉट सेपरेट, बाजार, स्ट्रीट और राइस। मतलब पहली बार हमें पता चला था कि यहाँ पे राइस उगाया जाता था। ब्रेड फैक्ट्री, आइवरी मिली थी, शेल वर्कशॉप मिले थे, फायर और ब्रिक्स जो ग्राउंड ब्रिक्स होते हैं बेरियल वो मिले थे, वायर हाउसेस मिले थे, टेराकोटा और सील मिली थी। और लास्ट है हमारे पास राखी गढ़ी।
राखी गढ़ी ब्लास्ट है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है राखी गढ़ी इंडिया की। ब्रिक्स वेल फायर अट्रैक्ट, ड्रेनेज सिस्टम और लापिडरी वर्कशॉप और सेमेट्री विथ द वुडन कॉफिन, ये सारी चीज़ें हमें राखी गढ़ी से मिली थी। तो यहाँ तक याद रह जाएगा, अपन इसको कल एक बार और देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन कल। मैं इसकी PDF और जो नोट्स है वो पूरे क्लास कंप्लीट होने के बाद में भेज दूंगा। अभी इसका आधा पोर्शन अपन ने कराया, आधा अपन कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत है। चलो ठीक है भाई, कल मिलते हैं। गुड नाइट।